दोस्तों, प्रकाश ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज मैं कक्षा 12 के हिंदी के कुछ पेपर लेकर के आया हूं। आप लोग को बताऊंगा कि परीक्षा में कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखने पर आपको अधिक से अधिक अंक आएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लाने के लिए हमें कुछ ध्यान से लिखना पड़ता है। और उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे, किस क्वेश्चनों को कैसे लिखेंगे, कितने सुंदर लिखेंगे, कितने साफ लिखेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोग को वीडियो बना रहा हूं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब ये प्रश्न है कक्षा 12 हिंदी का, ठीक है, और ये 2022 का है, ठीक है, और ये कोड है 302 DU, ठीक है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको हल किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए, ये सामान्य हिंदी के लिए है। समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 का है। अब नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। विद्यार्थी जो है 15 मिनट अपने पेपर को ध्यान से पढ़ेगा। अब निर्देश है हमारा कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड क तथा खंड ख से विभाजित है। अब है सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब हमारा है खंड क, खंड क, तो खंड क है हमारा ये। अब इसमें हमारा प्रश्न है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है। तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं। पहला है आनंद कादम्बरी, दूसरा हिंदी प्रदीप, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है दिनमान। तो ये हमारा उत्तर है ब्राह्मण। अब हम देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नोत्तर संख्या 1 में ऐसे लिखेंगे कि खंड क प्रश्नोत्तर संख्या 1 और क में हम जैसे 3 नंबर विकल्प में हमारा ये ब्राह्मण है, ठीक है। 3 नंबर विकल्प में ये ब्राह्मण है, ठीक है। तो 3 नंबर जब विकल्प में ब्राह्मण है तो इसको हम अब लिखेंगे हम ब्राह्मण। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की है, दिया है साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचक की आस्था। तो ये इसमें है त्रिवेणी, ठीक है। अब मैं क्रमभूमि किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। भागवत प्रसाद के लेखक हैं जनेंद्र कुमार, ठीक है, जनेंद्र कुमार। अब है महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। अब इसी को हम लोग यहाँ मतलब लिखे हैं कि भाई कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो ये त्रिवेणी है। ग में दिया है कि क्रमभूमि किस विधा की रचना है, तो उपन्यास। और घ में हमारा क्वेश्चन, इस तरह हम क्वेश्चन को साफ साफ सुथरे से लिखेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का है और अंक हमारा 5 इसमें मिल जाएगा। तो इसको ध्यान से साफ लिखेंगे। अब हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पद्मावत की रचना काल बताइए, पद्मावत की रचना काल बताइए। तो रचना काल पद्मावत का क्या है कि भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल। तो भक्ति काल में हम लिख दिए हैं। फिर लिखा है कि ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति की रचयिता, सरोज स्मृति के रचयिता हैं। तो सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, तो यहाँ लिखा गया है ख में हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ग नंबर, ठीक है। तो ग में ये है कि भाई निम्नलिखित कवियों में से कौन से क्षयवादी कवि नहीं है। तो कौन से क्षयवादी कवि नहीं है, कवियों के नाम दिया गया है नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये नागार्जुन, तो हमारा ये मतलब हमारा उत्तर है नागार्जुन। अब कहने का मतलब है कि फिर हमारा घ है कि निम्न में से रीतिकाल के किसी कवि ने पीर रस में रचना की है, किस कवि ने विष रस की रचना की है। तो ये हमारा घ उत्तर होगा कि भाई भूषण जी, ठीक है। अब हमारा अगला है क्वेश्चन कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, मैंने कौन थे भाई तार संपत के। तो अगेय जी का नाम दिया है, धर्मवीर भारती दिया है, दिनकर जी दिया है,
फिर दिया गिरजा कुमार माथुर। तो इसमें अगे जी को हम मार देंगे, ठीक है। और इस तरह का हम पांचों क्वेश्चनों को इस तरह हम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे साफ साफ लिखेंगे हम लोग, और ये भी हमारा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश दिया है हमारा, देखिए गद्यांश 2 दिया है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहर्षों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्ब में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवनों को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। अब हमारा ये दिया है, तो इसमें अब 5 प्रश्न दिए रहते हैं और 5 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लगाएंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लगाएंगे। लगाने के बाद हम उनका मतलब, जैसे जन का प्रवाह दिया है ना, जन का प्रवाह, तो इस संकेत के रूप में हम इसका लिख देंगे, जन का प्रवाह करना होता है। अब पाठ के शीर्षक लिखा गया है राष्ट्र का स्वरूप। देखेंगे यहाँ कि राष्ट्र का स्वरूप। अब पाठ के लेखक का नाम वासुदेव सर अग्रवाल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह का आशय लिखिए। जन का प्रवाह का आशय लिखना है, तो हम यहाँ देखेंगे उत्तर में कि जन का प्रवाह का आशय यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। क्या होता है? अंतहीन। अब हम अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है, ठीक है। अब देखेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा कि सहर्षों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि जन का जीवन किस तरह का है, किस तरह है, तो लिखेंगे कि जन का जीवन नदी की प्रवाह की तरह है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भाई रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की जब व्याख्या करेंगे तो इसमें दिया है हमारा, इधर देखेंगे इसको, ठीक है, कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहर्षों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यही मतलब, इसी का हमें क्या करना है, मतलब हमें अंडरलाइन दिया है तो इसी की व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या हम देखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाएंगे, और किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला कभी टूटती नहीं है। हजारों वर्षों से राष्ट्र के लोग इसी प्रवाह से गुजरते हुए अपने आप को राष्ट्र के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी में अथवा दिया है, ठीक है। अथवा दिया है तो किसी एक को आपको लिखना पड़ता है, इसलिए हमने पहले को लिखा है। दूसरा ये दिया, भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। इसी पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लेंगे, इसको भी आप लोग तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ये प्रश्न दिया है, पाठ का शीर्षक में लेखक का नाम लिखिए, भाषा किसका अटूट अंग है, किसको गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लेंगे। मैंने एक ही गद्यांश, मतलब एक ही गद्य का मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर दिया है, ठीक है। तो 4 नंबर जब क्वेश्चन दिया है ये, तो इसको देखेंगे, ठीक है। देखेंगे तो लिखा गया है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नौल प्रभात, एक पर्दा यह झीन नील छिपाए है जिसमें सुगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईसा की वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इनको भूल। अब मतलब ये दिया गया है, ठीक है। अब मैं
इसको आप लोग पढ़ करके इनके प्रश्नों को, कवि और कविता का नाम लिखिए। श्रद्धा किसके हताश की पीड़ा दे रही है, रजनी किसकी प्रतीक है, सुख का नवल पदार्थ कहाँ आता है, रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए। आप लोग इसको देख करके मतलब क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। मैं इसके 2 अगले जो भाग है ना, ठीक है, उसको मैं मतलब किया हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला, क्योंकि अथवा में लिखा है यहाँ, ठीक है। तो अथवा के बाद पेपर को उलाटेंगे तो देखे तो लिखा है सुख का भोगने आते सब, तो इसको मैंने इंगित किया है, ठीक है, कि भाई सुख भोग, ठीक है, सुख भोग मैंने लिख दिया है, का सरोज मतलब संकेत के रूप में मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा देखेंगे इसको कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्ररोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये हमारा श्लोक दिया गया है, थी कविता दिया गई है, इसी को हम मतलब आगे देखेंगे तो हमारा इसमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कवि और कविता का शीर्षक लिखिए, कवि और कविता का शीर्षक। अब देखेंगे कवि और कविता के शीर्षक। कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत और शीर्षक का नाम है बापू के प्रति, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ये वाला, मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है। तो देखेंगे हम, तो मानव नश्वर संसार में आकर, ये हमारा उत्तर है कि मानव नश्वर संसार में आकर सुख की खोज करता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मनुष्य क्या है। तो देखेंगे इसमें कि मनुष्य जग की मिट्टी का पुतला है। अब हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर दिया है कि सत्य की खोज करने कौन आया है। तो हम देखेंगे कि भाई सत्य की खोज करने बापू आए हैं, ठीक है, कौन आए हैं, बापू। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब इसकी हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। तो जो कविता दी गई है, इसी कविता को, ये जो कविता दी गई यहाँ से, ठीक है, तो इसको व्याख्या करना है। लेकिन व्याख्या किसको करना है, रेखांकित। तो रेखांकित यहाँ से दिया है, ठीक है, ये देखेंगे आप लोग, ये मतलब ये रेखांकित दिया है, इसी को हम क्या करेंगे, व्याख्या लिखेंगे। तो ये हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कि वह पशुता की कीचड़ से उत्पन्न कमलवत था, तुमने उसे मानवीयता रूपी निर्मल जल वाले सरोवर से उत्पन्न कमल बना दिया, अर्थात तुमने भौतिकवादी मनुष्य को अध्यात्मवादी बना दिया है। ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर को हम देखेंगे। 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसमें लेखक का नाम दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो किसी एक का लिखना है। तो मैंने जीवन परिचय लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने जीवन परिचय बताया है, ठीक है। पहले आप इसको लिख लेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में, मतलब इसको इंगित आप लोग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब आप लोग काले पेन से थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है, कि मतलब एग्जामिनर को दिखाई दे, साफ साफ दिखाई देगा तो तुरंत आगे बढ़ जाएगा एग्जामिनर। बलिया जिले के दुबे छिपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, अतः इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी की शिक्षा उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई। काशी जानकर इन्होंने ज्योतिषी और संस्कृत की उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें
डी लिट की उपाधि से तथा सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। और इसके बाद हमारा है, अब देखेंगे, अब इसको उपाधि से अलंकृत विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार हो गए। रुग्णता के कारण मतलब रोग के कारण स्वर्ग सिधार हो गए। अब हमारा है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय आप लोग देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, यूनेस्को आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता, ठीक है, और सफल अध्यापक भी थे। द्विवेदी जी के साहित्य सेवाओं डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें सम्मानित किया गया। अब हमारे रचनाएं मतलब लिखेंगे हम। ठीक है, निबंध संग्रह से इन्होंने क्या क्या लिखा है। सूरदास साहित्य लहरी, ठीक है, आलोचना साहित्य से इन्होंने लिखा अशोक के फूल, कुटज, ठीक है, विचार प्रवाह, इतिहास से इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 का ख। इसमें भी निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब उल्लेख करना है आपको, तो इसमें दिया है 3 लेखकों का नाम, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसमें मैंने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताया है। ठीक है, कॉपी में आप लोग देखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न संख्या 5 इस तरह साफ साफ हम लिखेंगे। 5 का तीसरा में नंबर पर दिया था जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। इसको आप लोग मतलब महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग मतलब तैयारी कर लेंगे इस तरह। ठीक है, इसके बाद हमारा है साहित्यिक सेवाएं। ठीक है, साहित्यिक सेवाएं श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य से वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त उनकी बहुत सी गद्य रचनाएं हैं। चांद पत्रिका का संपादक करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकार के प्रति सजग किया है। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम दिया गया है, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा इनकी प्रमुख रचनाएं। रचनाओं को नाम भी याद कर लेंगे आप लोग। साहित्य में इनका स्थान क्या है? साहित्य में इनका स्थान है निष्कर्ष के रूप में महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता के सर्वश्रेष्ठ गीतकार है। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष होना ही अति पुष्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलेंगे कहानी। ठीक है, अब लिखा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा बस सार लिखिए। अधिकतम 80 शब्दों में ही होना चाहिए, 80 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो मतलब आता है हमें तो ये पंचलाइट को ही लिखना है, अथवा ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए। ध्रुव कहानी के पंचलाइट का हम या बहादुर में से किसी एक का कथासार हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पंचलाइट का कथासार मैंने इसको लिख दिया है कि पंचलाइट रेणु जी का आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ममता ढोली में अशिक्षित लोग हैं, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से मोटोपैक्स खरीदा। ठीक है, इसको मतलब आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ रहा हूँ। आप लोग मतलब कम से कम 80 शब्दों में लिखिएगा इसको। ठीक है, अब हमारा है अगला क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारा अब संस्कृत से क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत ग्रंथ में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, तो मतलब मैंने संस्कृत सहित इसका संकेत पहले लिख देंगे। ठीक है, संकेत में लिखा है संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्रम तादृशम
और संदर्भ लिख देंगे। ठीक है, संदर्भ ये हमारा हो जाएगा कि प्रस्तुत गोदान से हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। ठीक है, फिर अनुवाद लिख देंगे। ठीक है, अनुवाद इसको मतलब देख लेंगे। ठीक है, इसको मतलब अनुवाद देखेंगे कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरु, अन्य च भाषा भैरवी। ठीक है, अब इसका अनुवाद कर लेंगे। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये 8 के ख दिया गया है। दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो संदर्भ आप लोग लिख देंगे कि विद्या विदाय धराय मदाय शक्ति परिशाम परपीडनम खलसी साधो विपरीत मेत ज्ञानम दनाय चरषणाय। कराए कि देखिए इसका अर्थ मैं बता दे रहा हूँ कि विद्या विविधाय धर्म मदाय। कराए कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन दूसरों के, कराए कि धन जो है मदाय के लिए होता है, सुख के लिए होता है, और शक्ति जो होती है दूसरों के दुख देने के लिए होती है। परपीडनम लिखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि खलस साधो विविध मित ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। कह रहा है कि इसके विपरीत जो होता है कि भाई जो विद्वान लोगों की, जो संत लोगों की जो विद्या होती है वो दूसरों के ज्ञान के लिए होती है। ठीक है, जो धन होता है वो जो है दूसरों के सुख प्राप्त करने के लिए, सुख देने के लिए होता है, और जो शक्ति होती है, ठीक है, उस दूसरों को सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब धन होता है तो उससे क्या होता है कि संत के पास रहेगा तो दान देने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं आप लोग कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनके पास जो विद्या होती है विवाद के लिए, धन होता है सुख के लिए, और शक्ति होती है जिससे दूसरों को दुख देने के लिए। इसके ठीक विपरीत संत लोगों की जो विद्या होती है, ठीक है, तो ज्ञान के लिए होती है। जो धन होता है वो दान के लिए होता है। जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। अब इसमें अथवा में दिया है कि न में रोचते भद्रम व उल्कस विवेचनम व कुद्रस्य मुखे पश्यम कथम क्रीधो भविष्यत। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिनेश हो गई 24 मिनट की, अभी तो अधर में होती है। अगर हवा में ना होगा चलो 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 आ तो नहीं काटे को बिछा में काटे कहाँ यहाँ अरे वीडियो बने नहीं पहले अभी चलती भी